नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर, इंडिया से। वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि इस एपिसोड के अंदर हम स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ मिला के हम एजिंग, एंटी एजिंग, लॉन्जेटिविटी सीक्रेट्स, सेलुलर एजिंग को डिस्कस करेंगे। इसी चैनल के ऊपर दोस्तों मेरे 2 एपिसोड पहले आ चुके हैं। पहला एपिसोड था ट्रिनिटी ऑफ हेल्थ, माइंड, बॉडी एंड सोल इन डिवाइन सिस्टम। अगर ये माइंड, बॉडी और सोल अगर सिंक्रोनाइजेशन में होती है तभी आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक हेल्थ दिखाई देती है। और दूसरा, वैदिक सीक्रेट्स ऑफ एंटी एजिंग, लॉन्जेविटी एंड इटर्नल यूथ। कौन आदमी चिर युवा नहीं रहना चाहता है? और लंबी आयु की खोज, अमृत और सोमा की खोज करना, और सूरज के द्वारा हमारे तक पहुंचाई जाने वाली प्राणवायु। अच्छा, सूरज के नाम पे याद आया, ये जो आज मेरे चित्र के पीछे आप लोग जो अरोराज को देख रहे हो, आज पूरे विश्व में अरोराज दिखेंगी रात को। क्यों दिखेंगी? क्योंकि सूरज ने अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म धरती की तरफ छोड़ा है। भारत और समेत पूरा अर्थ अपना आज सोलर स्टॉर्म की चपेट के अंदर है। और जब भी सोलर स्टॉर्म आता है तो हमारे आर्कटिक रीजन के अंदर अरोराज दिखती है। जो लोग उस रीजन में है वो आज अपनी आसमान के ऊपर जाके अरोरा देखने का एक अच्छा अवसर उनको मिल सकता है। सीक्रेट ऑफ एजिंग। बुढ़ापा क्या है दोस्तों? उम्र उम्र का बढ़ना केवल नंबर नहीं, ये एक साइंस है। आइए उसको आज अपन डिकोड करते हैं। हाउ डू वी एज? बायोलॉजिकल एज है या क्रोनोलॉजिकल एज है? हमारा जो बर्थडे है ये पूरी कहानी नहीं बताता। ये कहता है कि जो बायोलॉजिकल एज है ये हमारी बॉडी में जो ट्रू वियर एंड टीयर हुआ है, जो सेलुलर डैमेज हो रहा है, जो टिश्यू डैमेज हो चुका है, वो आपको एग्जैक्टली नहीं बताता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र का हो लेकिन उसकी बायोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल एज तो 50 साल है, लेकिन बायोलॉजिकल एज उसकी मात्र 30 साल हो सकती है, 35 साल हो सकती है, या 25 साल के यूथ के बराबर हो सकती है। तो बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों डिफरेंट है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूथ केवल 35 साल का है लेकिन उसकी बायोलॉजिकल एज अगर अपन कैलकुलेट करें तो पता पड़ा वो 55 साल का है। तो बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का अपने को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। और एज जो है ना ये मॉडिफाइबल है। वैसे तो ये बिल्कुल सत्य है कि समय जो हाथ की मुट्ठी से निकली हुई रेत की तरह है, जो पल बीत गया उस पल को वापस नहीं लाया जा सकता है। क्षणभंगुर जीवन है। एक भी पल जो आप, एक मिनट भी जो पीछे चला गया उस मिनट को आप अपने जीवन में नहीं ला पाओगे। इसीलिए मैं दोस्तों हमेशा कहता हूं कि ये जो जिंदगी जो हमें परमपिता परमेश्वर ने दी है, इसको जीना सीखो। इसको जीना चाहिए। हमें वक्त नहीं काटना है, हमें हमारा रोज का जो जीवन है उस जीवन को एक्चुअल में जीना है। और इसी जीने को, यही यही हमारी उम्र है, और इसी को हम माइंड, बॉडी, सोल की इंटीग्रिटी के साथ हम परमपिता परमेश्वर के अंदर हमारा जो मन, आत्मा है उसको परमात्मा के अंदर विलीन करने को, इसी एजिंग को, इसी एंटी एजिंग को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर। एजिंग इज नो लॉन्गर व्यू एज अ अनमॉडिफाइबल फेट, but biological process that can be slowed, measured and potentially reversed। हम एक्सप्लोर करते हैं कि आगे क्या है। क्रोनोलॉजिकल एज इज द नंबर ऑफ ईयर। हमारे बर्थ के बाद में हर बर्थडे को हैप्पी बर्थडे जैसे ही करते हो वैसे ही आपके जीवन का 1 साल गुजर जाता है। बायोलॉजिकल एज क्या है? ये आपकी बॉडी की ट्रू वियर एंड टीयर,
सेलुलर लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, सिस्टम क्या बोल रहा है, वो है। और व्हाट इज हेल्थ स्पैन? हेल्थ स्पैन इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। हेल्थ स्पैन इज द पीरियड ऑफ लाइफ स्पेंट इन ए गुड हेल्थ। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बेड रिडन हो, बिस्तर में पड़े हो, वो किसी भी किस्म की प्रोडक्टिव लाइफ नहीं हो। और हम तो बीइंग ए डॉक्टर, ये भी कई बार हम देखते हैं कि हमारे मरीज जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक वेंटिलेटर के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर रहते हैं। अगर पूरे ऑल अक्रॉस वर्ल्ड देखोगे तो कई कई जगह पे तो आपको कई कई सालों तक लोग आग लाइफ सपोर्ट के ऊपर, बिस्तर के ऊपर, वेजिटेटिव स्टेट के अंदर पड़े हुए दिख जाएंगे। तो ये लाइफ तो कोई लाइफ नहीं है। तो पीरियड, हेल्थ स्पैन इज नॉट ए लाइफ स्पैन। हेल्थ स्पैन वो स्पैन है जो आपकी हेल्दी लाइफ है, फ्री ऑफ डिजीज है, गुड हेल्थ में। एजिंग इज इनएविटेबल। आप जब पैदा हुए हो उसी दिन आपके जाने का टाइम लिख दिया गया है। आपको कितनी उम्र ऊपर वाले ने दी है वो आपको डिफाइंड है। और उस उम्र को आप, उस लाइफ स्पैन को कितने हेल्थ स्पैन के साथ में जियोगे, ये आप डिसाइड करोगे। और इसके अंदर हम ड्रामेटिकली वेरी करता है ये लोगों के बीच में, इंडिविजुअल के बीच में। और इसके अंदर कई ची फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेलुलर एजिंग? सेलुलर एजिंग एंड सीनेसेंस होती है। ये दो वर्ड है, इनको भी हम जब तक नहीं समझेंगे हम एजिंग की साइंस को समझ नहीं पाएंगे। ओवर द टाइम सम सेल स्टॉप डिवाइडिंग। हमारी जैसे ये स्किन है मेरी, इस स्किन पे से सैकड़ों सेल्स रोज बनती है और इसमें से झड़ती रहती है, तभी तो हमारी स्किन मेंटेन रहती है। तो ये जो डिविडेशन है ये वक्त के साथ कम होता जाता है। इस स्किन के नीचे की जो कोलेजन है वो कम होती रहेगी। कोलो तो हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, हाथों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। तो ये जो सेल जो डिवाइड करना बंद कर देती है और बिकम ओल्ड सेल, दैट इज कॉल्ड सीनेसेंट। दीज सेल डोंट डाई, लेकिन वो रिलीज करती है हार्मफुल केमिकल जो कि नियर बाय टिश्यू को डैमेज करता है। और ये जो सीनिसेंट सेल्स हैं ये स्पीड अप कर देती है एजिंग को। इन सेल्स को आप कैसे कैसे समझ सकते हो? इनको जॉम्बी सेल समझो आप, कि ये जॉम्बी है। ये पूरी तरह ना जिंदा है ना फंक्शनिंग है, लेकिन ये मरी हुई भी नहीं है। दुनिया में कुछ लोग हैं ना जो जॉम्बीज की तरह होते हैं, वो न जी रहे होते हैं ना मर रहे होते हैं, अपने आसपास का एनवायरनमेंट खराब कर रहे होते हैं। तो ये जॉम्बी सेल्स हैं, ये पूरी बॉडीज को डैमेज करती है। और ये जो सीनिसेंट सेल्स है ना, इन्हीं सीनिसेंट सेल्स को हटाने के लिए हमें फास्टिंग करनी पड़ती है। जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एपोप्टोसिस होता है। एपोप्टोसिस क्या है? उन जो जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने वाली सेल्स है, चाहे वो कैंसर सेल्स हो, चाहे ये सीनिसेंट सेल्स हो, इन सेल्स को हमारी बॉडी मार डालती है, उनको किल करती है। क्यों किल करती है? कि वो बाकी सेल्स को बचाना चाहती है। तो ये जो डिटॉक्स का मैकेनिज्म है, और इसके लिए फास्टिंग एक प्रूवन साइंस हो गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं इंटरमिटेंट फास्ट करो, बहुत सारे लोग तो इवन ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी हर महीने 2 बार फास्टिंग कर लेगा तो उसकी लाइफ लॉन्जिटिविटी बढ़ जाएगी। तो आप लोग क्या सोचते हो कि हमारे सनातन धर्म के अंदर 2 बार फास्टिंग क्यों कराते हैं? एकादशी कराते ही थे ना, कि हर महीने की 2 एकादशी का व्रत कर ले। तो अगर एकादशी का व्रत कर लेगा, या कोई आदमी, हमारे यहाँ तो सोमवार का व्रत करते हैं, सप्ताह के सप्ताह व्रत करने का परिपाटी रही है। और कुछ नहीं तो महीने के अंदर एक पूर्णिमा का व्रत कर लो, एक अमावस्या का व्रत कर लो। तो आपको ये जो रिलीजियस विजडम डाली गई है फास्टिंग के प्रति, ये इसी सिनिसेंट सेल्स को रिमूव करने के लिए डाली गई है। अगर जापानीज साइंस को अपन देखें, यिंग एंड yang को, जो कि बुद्धिस्ट कल्चर के अंदर है, उसमें भी क्या है? एक फिजिकल बॉडी होती है, एक एनर्जी बॉडी होती है, एक स्पिरिट बॉडी है। जो अपन के अपना हिंदू सनातन क्या मान रहा है? हमारा शरीर मान रहा है, स्थूल शरीर। और जो एनर्जी बॉडी है वो क्या है? वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। और स्पिरिट बॉडी क्या है? ये आत्मा है। तो ये अपर, आत्मा सबसे ऊपर उन्होंने मानी है, सूक्ष्म शरीर मध्य में माना है, और जो सबसे लोअर डेंटेशन है वो फिजिकल शरीर है। सबसे ऊपर यांग है, यांग है, और सबसे नीचे यिन है। यिन और यांग के बीच का जो बैलेंस होता है, उसी से आपकी एजिंग रुकती है। एपोप्टोसिस वर्सेस सिनेसिस जो मैंने अभी आपको बताया,
एपोप्टोसिस क्या है? इट इज ए प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। डैमेज सेल को रिमूव करते हैं, हेल्दी प्रोसेस है, और न्यू सेल बनने का रास्ता साफ करती है। अगर पुराना पुराना आदमी अगर रहेगा या पुरानी सेल वहां पे डैमेज करती रहेगी तो नई सेल पैदा ही नहीं होगी। तो न्यू न्यू जनरेशन को बढ़ावा देने का जो बॉडी के सेलुलर मैकेनिज्म में प्रोसेस है वो अपोप्टोसिस है। और फास्टिंग इंक्रीज द अपोप्टोसिस। सेलुलर रेस्पॉन्स टू डैमेज है, ट्रिगर बाय द स्ट्रेस एंड पार्ट ऑफ द नॉर्मल बायोलॉजी। दूसरा क्या हो गया? सिनिसेंस। सिनिसेंस इज द ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है, और सेल रिमेन अलाइव रहती है, और इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स को रिलीज करती रहती है। मतलब ये आप ये ऐसे समझो कि वो अपनी शादी के अंदर नहीं होते एक कुछ लोग जो कि जो मुंह सुजा के एक कोने में बैठे रहते हैं, आप उनके लिए कितना ही कुछ कर लो, और वो जिसको कहते हैं ना वो मुंह सूजे हुए फूफा जी, उसी तरह की स्टोरी है सिनिसेंस सेल की। वो बॉडी के अंदर मुंह फुलाए हुए फूफा जी की जैसी है। वो क्या करेगी? और बाकी सबको इरिटेट करती रहेगी। वो जीना चाहेगी नहीं, ग्रोथ को अरेस्ट कर देगी, इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स को करती रहेगी। तो एपोप्टोसिस एंड सिनिसेंस दोनों का सेलुलर रेस्पॉन्स टू द डैमेज है। और ये क्या होता है? ये बढ़ जाता है, सेलुलर रेस्पॉन्स है। कब बढ़ जाता है? जब स्ट्रेस से। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी का। बॉडी एपोप्टोसिस और सिनिसेंस के बीच के अंदर झूलती आगे बढ़ती रहती है, और यही एजिंग का सबसे बड़ा रूट कॉज है सेलुलर लेवल पे। हम जो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या है? हमारी जो हम्म, आत्मा या जीवनी शक्ति है वो कौन दे रहा है? वाइटलिटी का कारक क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि सूरज है। और जो हमारा मन है उसका कारक है चंद्रमा। तो सूरज क्या कर रहा है? वाइटलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जो मेरे सर के पीछे आपको जो ये सूरज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिख रही है अरोरा के फॉर्म में, ये हम तक आने वाली जीवनी शक्ति है। और रात के समय जो चंद्रमा हमारे ऊपर सोमरस की किरणें बिखेरता है, वो हमारे मन को शीतलता प्रोवाइड करती है, हमारे मन को शांत रखती है। जैसे जैसे हम एज होते हैं, हमारी एजिंग होती है, तो हमारी क्या होता है? सेल के अंदर सिनिसेंस हो जाता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, और डिविडेशन होना बंद हो जाता है। ये और हार्मफुल इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स बनाती है, एसएसपी कहते हैं जिनको। और ये जॉम्बी सेल जो होती है जो डैमेज करती है, और इसको कारण हमारी बॉडी में एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट हो जाती है। भाई इन्फ्लेमेशन है ना, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को रिलीज कर रही है। इन्फ्लेमेशन कुछ भी नहीं होता है। जैसे आप आपको याद होगा बचपन में हर आदमी ने अपने गाल पे चपाते खाए। तो जो गाल पे चपाता पड़ता है तो उसके पीछे जो गाल के अंदर जो जो रिएक्शन होती थी ना एक हल्की सी, वो करारा कोई तमाचा मार देगा तो गाल ज्यादा सूज जाता था। वो इन्फ्लेमेशन होता है। हर डैमेज के अगेंस्ट बॉडी जो रिस्पॉन्स कर रही है वो इन्फ्लेमेशन है। तो ये जो जॉम्बी सेल्स है ना, ये भी क्या करती है? इन्फ्लेमेटरी मार्कर करती है। और इन्फ्लेमेशन जो पूरी बॉडी में जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, और डैमेज किससे हो सकता है? स्ट्रेस से भी हो सकता है। तो स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। और ये टिश्यू डिस्फंक्शन को बढ़ावा देती है। यहाँ पे दोस्तों मैंने ये जो चित्र लगाया ये बड़ा यूनिक सा चित्र है। ये तिरुपति के अंदर, सॉरी त्रिवेंद्रम के अंदर जो वॉल्ट बी है, जिसको ताला खोला नहीं गया है, उस जो मंदिर के अंदर जिसके पीछे का जो छुपा हुआ सोना है, उसके दरवाजे के ऊपर जो ये नाग बंद लगा हुआ है, ये जो दो नाग है पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दरवाजे के सीक्रेट चैम्बर के दरवाजे पे जो दो दो नाग हैं, ये दो नाग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये दो नाग राहु और केतु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो सिनिसेंट सेल्स है ना, ये राहु और केतु का काम कर रही है। और ये राहु और केतु की तरह हमारी बॉडी के अंदर हर सेल को डैमेज करती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियाज है वो क्या कर रहा है? वक्त के साथ में उसके अंदर डिसफंक्शन होने लग जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हमारी एजिंग को बढ़ावा
मिलता है, फ्री रेडिकल डैमेज हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाला हूँ दोस्तों आपको। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ना, तो इस इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन अपने आप में एक स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है। अब आप कहोगे कि यार बिना ऑक्सीजन के तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। हमारी जो वायु है उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी आ रही है, 21% आ रही है। भगवान ने कहा है कि दोस्त की बालक तुझे जीने के लिए 21% ऑक्सीजन की जरूरत है, और जब तेरे लंग काम नहीं करेंगे तब हम तेरे को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे देंगे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो एंटी एजिंग साइंस के अंदर ब्रायन जॉनसन है, ब्रायन जॉनसन ने क्या किया, हाई ऑक्सीजन इनटेक लिया बहुत लंबे अरसे तक। उसके मैं नहीं जानता कि उसके डॉक्टर उसको कितना सही ज्ञान दे रहे हैं या कितना गलत ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन मैं तो हाई ऑक्सीजन इनटेक इमरजेंसी में अगर किसी को लेना पड़ रहा है, जैसे आप डीप सी डाइविंग करने वाला जो बंदा था जो फ्री सी डाइविंग कर रहा है, उससे पहले वो हाई ऑक्सीजन 100% प्योर ऑक्सीजन इनटेक ले रहा है। लेकिन ऑक्सीजन का 100% अगर आप लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, और वो आपके लिए हार्मफुल है। हम लोग आईसीयू के अंदर लंबे अरसे तक जो पेशेंट्स ऑक्सीजन पे रहते हैं, उनके लंग के अंदर हमको अच्छे से पता है कि अगर गलती से ड्राई ऑक्सीजन चली जाती है वेंटिलेटर के ऊपर, या ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो उसके लंग को वो ऑक्सीजन भी डैमेज करती है। नियोनेट्स के अंदर जो ऑक्सीजन दी जाती है तो उनके रेटाइना में डैमेज हो सकता है। तो ऑक्सीजन एज ए मेडिसिन एब्सोल्यूट 100% सेफ नहीं है। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ तो पूरे विश्व में लकीर के फकीर बने पड़े हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉल्यूशन पॉल्यूशन का गाना गा गा के लोगों ने ऑक्सीजन बार खोल रखी है कि आप उसमें जाओ, ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन लगा के बैठो। वो ये जानने को दुनिया तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन आपको नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि फ्री रेडिकल डैमेज हो सकता है इसके कारण। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन डैमेज जब होगा तो उसके कारण क्या होगा, उसके अंदर कमजोरी आ जाएगी। हमारी बॉडी का जो एनर्जी चेम्बर है ना, जैसे अपनी कार के अंदर इंजन होता है, इंजन के अंदर कंबस्टन होता है, जैसे अपन कहते हैं कि ये 4 सिलेंडर इंजन है, या V8 के अंदर 8 सिलेंडर इंजन है, या V12 जो है वो उसमें 12 सिलेंडर का इंजन है। वैसे हमारी बॉडी के अंदर भगवान ने माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, ये हमारे सेल का इंजन है। ये क्या करता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है कंबस्टन से। कंबस्टन चैम्बर है ये पावर हाउस जो एनर्जी प्रोड्यूस करना कम कर देता है। ये कम क्यों कर देता है, क्योंकि इसको लगता है यार कि इसकी एजिंग हो गई है, और इस एजिंग के कारण अब इस बंदे को अब कम एनर्जी की जरूरत है, तो वो ऑटोमेटिकली कम कर देता है। आप अपने को मानसिक रूप से एजिंग हटा दो, मानसिक रूप से। आप तो कहो नहीं नहीं मैं तो जवान हूँ, मैं तो एक्सरसाइज करूंगा, या मैं फिजिकल एक्टिविटी करूंगा, या मेरा ब्रेन बहुत हाईली एक्टिव है, मुझे किसी प्रोडक्टिव काम के अंदर लगे हुए हो, जैसे कोई किताब लिख रहे हो या कोई थॉट प्रोसेस कर रहे हो, या और कुछ नहीं तो ये यूट्यूब पे वीडियो ही बना रहे हो। तो आपका मस्तिष्क जब तक कार्यशील रहेगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको बूढ़ा नहीं होने देंगे। तभी तो कहते थे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कि कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सत्संगति करते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, ताकि आपके आपके शरीर और मस्तिष्क दोनों पे बुढ़ापे का असर ना हो। और जो सेलुलर डैमेज होता है उसके कारण आपको क्या होता है, आपकी स्किन के नीचे रिंकल्स आ जाते हैं। तो हमने पहले ही बताया, लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि तेल लगाना चाहिए। तेल लगाने से क्या होता है, ये जो कोलेजन जो सिक्रेटिंग सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होती है, और बॉडी के अंदर जो कोलेजन कम हो रहा होता है वो कम हो जाता है। और जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेलुलर डैमेज के कारण छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, जैसे लिवर श्रिंक हो सकता है, किडनी श्रिंक हो सकती है, और तो और अगर एल्डरलीज के ब्रेन का अगर हम सीटी और एमआरआई कराते हैं तो कॉर्टिकल सेल्स के अंदर अट्रोफी हो जाती है। क्यों हो जाती है दोस्तों, क्योंकि वो अपने ब्रेन को यूज करना बंद कर देते हैं। डिसयूज एट्रोफी मानता हूं मैं इसको। आपके कभी हाथ पे प्लास्टर बंधा हो
4 हफ्ते 6 हफ्ते का, तो उसके बाद अगर आप प्लास्टर जब कटवाने जाते हो तो पता पड़ा हाथ तो बिल्कुल पतला दुबला सा मरगिल्ला सा निकलता है अंदर से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो मसल यूज ही नहीं हो रही। तो हाथ और पैर की वो मसल तक यूज ना होने के कारण एट्रोफाइज हो जाती है, जो कि 4 से 6 हफ्ते के अंदर। तो अगर आप अपने ब्रेन को यूज नहीं करोगे तो ब्रेन सेल भी एट्रोफाइज हो जाएंगी। तो एट्रोफी से बचने के लिए आपको उस चीज को यूज करना है। बायोलॉजिकल क्लॉक को नापने का कोई तरीका है क्या? यस, बिल्कुल तरीका है दोस्तों। एक टेलोमर्स होते हैं। टेलोमर्स क्या होते हैं? टेलोमर्स आर लाइक द प्लास्टिक कैप्स ऑन ए शू लेसेस। मतलब जो हमारा डीएनए होता है ना, उसके कोने में होते हैं, लास्ट में। और ये जो डीएनए जो कोने में होता है, ये क्या करता है? हमारे इस डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखता है। भाई डीएनए क्या है? डीएनए हमारे शरीर का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के अंदर जो गोत्र होती है ना, जैसे आप आपसे पूछा जाए आप किस गोत्र के हो, तो आपका आप कोई कहेगा कि मैं वशिष्ठ गोत्र का हूँ, कोई कहेगा कि मैं अत्रि गोत्र का हूँ, कोई कहेगा मैं कश्यप गोत्र का हूँ, कोई कहेगा मैं वस्त गोत्र का हूँ। ये गोत्र क्या भला है? ये गोत्र कुछ नहीं। ये जो हमारे ऋषि महात्मा, हमारे जो पूर्वज है, जो सप्त ऋषि थे और उसके बाद के जो बड़े ऋषि थे, उन ऋषियों की हम संतान है। ये उनका डीएनए है। और ये डीएनए को हमने गोत्र में मान लिया है। अगर किसी कोई व्यक्ति का गोत्र अगर वशिष्ठ है, तो आप मान के चलो कि उसके अंदर वशिष्ठ मुनि का वाई डीएनए आज भी ट्रेवल कर रहा है। अब आप कहोगे कि बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट आइडिया वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि साहब गोत्रों के अंदर तो आपने आदमी आदमियों के नाम रखे, औरतों के तो नाम ही नहीं रखते हो। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे, कि जो फीमेल होती है उसके अंदर 2 एक्स आए होते हैं, डबल एक्स। और जो पुरुष होता है उसमें एक एक्स होता है और एक वाई होता है। जब लड़की का जन्म होता है तो आदमी का एक्स और औरत का एक्स मिलके पुत्री संतान पैदा होती है। और जब लड़के का जन्म होता है तो आदमी का वाई और औरत का एक्स, दोनों मिलके एक्स वाई क्रोमोसोम्स के साथ में मेल संतान पैदा होती है। और ये मेल के अंदर जो वाई है ना, पिता से जो आया है, ये हमेशा आगे बिना किसी चेंज के साथ, क्योंकि वो छोटा सा है, वाई वाई क्रोमोसोम एक्स के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो इसलिए वो क्या करता है, एक्सचेंज करता ही नहीं किसी के साथ, क्योंकि सामने वाली काउंटर पार्टी तो एक्स है, वो तो कंप्लीट है। ये जो वाई है, जो क्रोमोसोम है, ये छोटा सा है। ये कहता है कि मैं तेरे को अपना क्रोमोसोम नहीं दूंगा। तो वाई तो इंटैक्ट रह जाता है। इसलिए जो हमारे ऋषि जी का महात्माओं का जो क्रोमोसोम है वाई, वो इंटैक्ट रहा। तो आपके अंदर जो एक्स वाई में एक एक्स है वो माँ से आया है, और वाई तो पिता से ही आएगा, वो कहीं और से आ ही नहीं सकता। तो हर पुरुष के अंदर वाई जो संतति का जो क्रोमोसोम है वो फिक्स है। और उधर से जो माँ से जो एक्स आया, उसकी भी ब्यूटी है। ये जो एक्स है, ये एक्स क्या करेगा? नेक्स्ट जनरेशन के अंदर किसके पास जाएगा? पुत्री के पास जाएगा। तो ये पिता का एक्स और माँ का एक्स दोनों एक जैसे है ना, तो ये दोनों कुछ ना कुछ एक्सचेंज करेंगे। तो इसलिए जब तक ये 7 जनरेशन के बाद में, मतलब आपकी पुत्री और उसके बाद 7 जनरेशन तक जब पुत्री होगी, तो ये जो एक्स क्रोमोसोम था आपके शरीर में, वो एक्स क्रोमोसोम 7 जनरेशन के बाद में कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सात, इसीलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा है कि आपका जीवन मरण का जो संबंध है वो 7 जन्मों का है। पत्नियां कहती है ना कि मैं तो आपके साथ में 7 जन्मों तक रहूंगी। तो वो 7 जन्मों तक कैसे रहेगी? कि उसका जो एक्स आपकी अगली जनरेशन में आया है, वो 7 जनरेशन बाद गायब हो जाएगा। अब समझ में आया कि 7 जन्मों तक क्यों आपका आपके साथ रहती है। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर एक ही जन्म बहुत है, ये 7 जन्मों की कहानी क्यों सुना रहे हो? लेकिन ये जेनेटिक्स है, यही हमारा सनातन विज्ञान है दोस्तों। बहुत इवॉल्व साइंस थी, हम उसको उसका दशवांश भी अब मॉडर्न मेडिसिन में समझ नहीं पा रहे हैं। टेलोमर्स हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक्स है।
ये प्रोटेक्टिव कैप्स है जो डीएनए को प्रोटेक्ट करती है और एजिंग के सिग्नल्स है। और एक टेलोमरेज एंजाइम होता है। टेलोमरेज एंजाइम क्या करता है, ये रिबिल्ड कर देता है टेलोमर को। अच्छा, इस ब्यूटी देखो आप इसको, कि हमारे को ऊपर वाले ने कहा कि यार तू बिगड़ जाएगा तो टेलोमेर्स कम हो जाएंगे, और अगर तू सुधर जाएगा तो हम तेरे टेलोमर वापस बढ़ा देंगे। तो एजिंग को कंट्रोल करने के मैकेनिज्म थे, और वो मैकेनिज्म किस पे थे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है यार, जो आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको कहा है उसको फॉलो करो। कैसे? हेल्दी डाइट खाओ। ये हेल्दी डाइट भी बड़ी क्वेश्चनेबल हो गई आजकल। सारी दुनिया तो देसी घी के पीछे पड़ी हुई है कि यार इसको मत खाओ, इससे कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। उसके ऊपर मैं मेरे चैनल के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग से स्टेटिन और कोलेस्ट्रॉल के मिथ के ऊपर, मॉडर्न मेडिसिन का जो जो मिथ्स को एक्सपोज करने का जो मेरा प्लान है, उसके अंदर मैं इसको एक्सपोज करूंगा। हेल्दी डाइट के अंदर घी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। गाय का प्योर देसी घी अगर आपको मिलता है तो वो अमृत समान है। क्यों अमृत समान है? क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट रिच है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काउंटर करता है वो गाय का देसी घी, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस तरीके से अपन हेल्दी डाइट्स लेंगे, इसके ऊपर किसी दिन बड़ा डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाएंगे कि किस तरह की डाइट होती है, क्या एनालिसिस करना चाहिए अपने को, कौन सी डाइट खानी चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को है ना, पे बड़ा एक्सरसाइज में भी पंगा है। ज्यादा एक्सरसाइज करो तो आजकल आप जिम में टपक जाते हो। बहुत सारे लोग यंग मेल है जो कहते हैं कि नहीं मैं तो मैराथन दौड़ूंगा, पता पड़ा दौड़ते दौड़ते बीच मैराथन के अंदर टपक गए। आजकल ये जो सडन कार्डियक डेथ्स आपको देखने को मिलती है ना, ये एक्सरसाइज के कारण। इसके पीछे कोविड का भी योगदान हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल का भी योगदान हो सकता है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो क्या हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कहा आपको उतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, और धीरे धीरे ग्रेजुअल बिल्डअप करनी चाहिए। पता पड़ा पिछले 10 साल से आप है ना 1 किलोमीटर भी नहीं चले, ऑल ऑफ सडन आपने उठा के 5 किलोमीटर के जिम में गए, और देखा देखी पड़ोसी को देखा देखी मशीन पे 5 किलोमीटर का टारगेट लगाया और 5 किलोमीटर भागते रह गए। सांसें उखड़ रही है, हार्ट रेट आपकी भागे जा रही है, लेकिन आप रुक ही नहीं रहे हो। तो पता पड़ा कि सीधे से कार्डियक अरेस्ट होने की रेसिपी बन गई है। तो और ये जो टेलोमरेज एंजाइम है, ये हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, इसकी सहायता से आपको बढ़ता है। इसमें दोस्तों एक बात याद रखो, ये मेडिटेशन वर्ड यूज हुआ है। मेडिटेशन का मतलब क्या हुआ? हमारे सूक्ष्म शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं। हम मन को कंट्रोल कर रहे हैं। मन को कंट्रोल करे बगैर स्वास्थ्य की, आप लोग है ना कभी जीवन में सोचो ही मत कि आप स्वस्थ रह पाओगे। मन पे जीते जीत है। शरीर की जीत जीत नहीं है दोस्तों। मन के ऊपर जो जीतोगे तो ही जीत है। तो ये जो सनातन विज्ञान है ना, ये मॉडर्न साइंटिस्ट भी अब आजकल मानने लगे हैं, कि ये कहने लगे हैं रोज की अरे ये बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आज हम क्या कर रहे हैं, साइंटिस्टों ने आपकी ट्रू एज कैसे मेजर कर सकते हैं? बर्थडे के बाद साइंटिस्ट कह रहा है कि हमारे पास में आजकल बायोलॉजिकल एज को मेजर करने के लिए कुछ नए मॉडर्न व्यूज आ गए हैं। वो क्या है? एपिजेनेटिक क्लॉक। अब ये क्या नया तमाशा आ गया? ये कहता है, एपिजेनेटिक क्लॉक कहता है, कहती है डीएनए मिथिलेशन पैटर्न होते हैं जो कि बायोलॉजिकल एज को प्रिडिक्ट करता है। अगर हमारा जो डीएनए है वो मेथिलेशन जो होता है, मिथाइल जो ग्रुप आके उस डीएनए पे अटैच हो जाता है, ये कब होता है? ये नॉन क्रैब साइकिल यूनियन कहलाता है, मिथाइलेशन। ये कार्बन का कार्बन को आप समझ लो कि ये कार्बन अटैच हो गया आके मिथाइल ग्रुप जो होता है वो आके इसके ऊपर अटैच हो गए डीएनए पे, तो वो आपकी बायोलॉजिकल एज का को प्रिडिक्ट कर देता है। दूसरा क्या होता है? प्रोटीन्स एंड ब्लड मार्कर्स होते हैं। अगर हम ब्लड के अंदर सर्टेन प्रोटीन्स और उनके मेटाबोलाइट्स को मेजर कर ले,
तो हमें पता लग जाता है यार कि ये प्रोटीन का लेवल कम हो गया है, या ये बायोलॉजिकल ब्लड मार्कर जो टॉक्सिन्स है उनका लेवल बढ़ गया है, तो आपकी बायोलॉजिकल एज का को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तीसरा टेस्ट है माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी टेस्ट। वो ये बताता है कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपकी सेल की कंबस्टन फैक्ट्री है। मतलब आपका इंजन कितनी स्पीड पे काम कर रहा है, सेल का इंजन कितनी स्पीड पे काम कर रहा है। जैसे अपन वो आरपीएम देखते हैं ना अपनी कार के अंदर, अपन रेस दबाते हैं तो पता पड़ा आरपीएम का मीटर बढ़ जाता है। तो पता पड़ा कि यार आपकी बॉडी का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका आरपीएम कम हो गया है। मोटी मोटी गणितीय है, तो इससे आपको ऐसा लगता है कि आपकी एजिंग हो गई है। मेंटल एजिंग एंड कॉग्निटिव एजिंग क्या होती है? अगर मैं आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप जल्दी बुढ़े हो जाओगे। इसलिए लोग कहते हैं कि पढ़ा करो, लिखा करो, और कुछ नहीं तो भगवान का ही नाम लिया करो, सत्संग किया करो, और पजल्स, जो जो जिक्सा पजल्स होती है ना, उसको जो बनाने में जो कॉग्निटिव एनर्जी आती है वो आपका न्यूरो डिजेनरेशन को रोकती है। ये प्रूवन साइंस है। एजिंग के अंदर कारण क्या हो रहा है आजकल? आजकल जो बहुत सारे टॉक्सिन्स एंड प्रोटीन्स होते हैं, अमाइलॉइड प्रोटीन ऊपर जाके ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स ब्रेन में डिपॉजिट हो जाते हैं, और इसी के कारण अल्जाइमर्स होता है। अल्जाइमर्स क्या है? अल्जाइमर कुछ नहीं है दोस्तों, जो बुढ़ापे में मस्तिष्क का जो डिजेनरेशन है वो जवानी में हो जाना है। इट इज ए प्रीमेच्योर मेंटल एजिंग, वक्त से पहले मस्तिष्क का बूढ़ा होना। तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? आपको मेमोरी लैप्स होने लग जाती है, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, आपको ब्रेन में जो 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 कैलकुलेशन आप पहले कर रहे थे वो आपको अ, जितनी फास्ट पहले कैलकुलेट कर रहे थे अब आप फास्ट नहीं कर पाओगे। ये एल्जाइमर्स है। और दूसरा, एल्जाइमर्स में आपको आपके रिश्तेदार पहचान में नहीं आएंगे। वैसे तो आजकल रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानना वैसे ही बंद कर दिया है उन्होंने, देख के लोग बाग एक दूसरे को नहीं पहचान रहे। तो ये सब क्या है? ये न्यूरो डिजनरेशन का एग्जाम्पल है। रिश्तेदार देख के आपको मुंह फेर के चला जाए। आप तो एक बार कह दो कि यार मैं संकट में हूं, तो आप कह देखो सारे रिश्तेदार गायब हो जाएंगे। तो ये जो संकट में रिश्तेदार गायब हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये न्यूरो डिजनरेटिव है। क्यों? क्योंकि आपकी सोशल हेल्थ है उसके अगेंस्ट जा रहा है ये। भाई आपके बुरे वक्त में आपके रिश्तेदारों ने आपकी मदद नहीं की, आपके यार दोस्त नहीं आए, आप अकेलापन हो गया, आपकी सोशल लाइफ नहीं है। तो ये सब क्या कर रहा है? ये न्यूरो डिजनरेशन को बढ़ावा देगा। तो इस तरह से आपको कॉग्निटिव रिजर्व जो है आपका, वो कमजोर होता चला जाएगा। कॉग्निटिव रिजर्व रिजर्व को मेंटेन करने के लिए आपको रीडिंग करनी चाहिए, आपको लर्निंग करनी चाहिए, और माइक्रो लर्निंग करो। आप ये सोचोगे कि नहीं मैं तो एमबीबीएस करूंगा, नहीं नहीं नहीं, एमबीबीएस तो 6 साल लगते हैं। मैं तो खुद ही करके परेशान हूँ कि मैंने इतनी एमबीबीएस में और एमडी करने में इतनी पढ़ाई क्यों की। तो आप माइक्रो लर्निंग करो। माइक्रो लर्निंग करने के लिए आजकल तो एआई टूल्स आ गए हैं। और कुछ नहीं तो चैट जीपीटी के साथ बैठ जाओ पढ़ने के लिए। चैट चैट जीपीटी के अंदर कोई चीज डालो, उसकी क्वेरी वो ढूंढ के जवाब देगी। आप उससे 4 सवाल पूछो, आप करो। तो मेरे को लगता है आधे घंटे के प्रोसेस के बाद में आपको कम से कम उस सब्जेक्ट के बारे में काफी नॉलेज हो जाएगी। और आप लिटरेचर पढ़ो। आफ्टर ऑल हमारे बड़े बुजुर्गों ने इतना कुछ लिखा है। अभी इन दिनों में मैं एक उपनिषद पढ़ रहा था, और मुझे लगा कि यार ये जो बात हजारों साल पहले उपनिषद में हमारे साधु संतों ने, विद्वान ऋषियों ने लिख दी, वो आज की तारीख के मॉडर्न साइंस के अंदर लोगों वागों को नहीं पता है। तो मन, मस्तिष्क, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, हु एम आई, मैं क्यों हूं, मैं इस धरती पे क्यों आया हूं, इन सब सवालों के जवाब अगर आपको ढूंढने हैं तो आपको वेद, पुराण और उपनिषद को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि उसके बगैर, बिना हिंदू सनातन स्क्रिप्चर को पढ़े, आपका आपकी नॉलेज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि वो सवाल के आंसर्स केवल आपको मॉडर्न साइंस नहीं दे सकती। इसके लिए आपको सनातन की शरण में जाना ही पड़ेगा। स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट होता है? क्रोनिक स्ट्रेस, और क्रोनिक स्ट्रेस के चलते बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। कॉर्टिसोल क्या होता है? बॉडी का स्ट्रेस के अगेंस्ट
हार्मोन है, और जब भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, ब्रेन का जो मेमोरी सेंटर है उसको श्रिंक कर देता है, और मेंटल एजिंग को बढ़ाता है, हर तरह की एजिंग को बढ़ाता है। और जो कॉर्टिसोल है वो रूट कॉज है दोस्तों डायबिटीज का भी। आप हंस रहे होगे कि यार ये डॉक्टरों कैसी बात कर रहा है, हमने तो यही पढ़ा कि डायबिटीज तो इंसुलिन की कमी से होती है। नहीं दोस्तों, डायबिटीज होती है कॉर्टिसोल के एक्सेस से, और उसके कारण वो बेचारी जो इंसुलिन है वो काम नहीं कर पाती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो ये जो इंसुलिन और बॉडी और हार्मोन और इन सब का जो मिथ है, वो हमारे डायबिटीज मिथ एक्सपोजे के अंदर हम आपको इसी चैनल के ऊपर बताएंगे। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, तो इसको तुरंत लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मैं इस तरह के एपिसोड आपको बना के दे सकूं, इसके लिए मुझे इंसेंटिव मिलता रहे। और आप में से कितने लोग डायबिटीज का सच जानना चाहते हैं? अगर आप डायबिटीज का सच जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर डायबिटीज जरूर लिखें। डायबिटीज या डायबिटीज ट्रुथ लिख के देंगे तो मैं उसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत एपिसोड बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको डायबिटीज के पीछे की सच्चाई बताऊंगा। हमारी जो ब्रेन एज है वो हमारी बॉडी के साथ में नहीं चलती है। बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन पैदा होने के बाद भी डेवलप होता है। भाई तभी तो हम कहते हैं ना, बच्चा पैदा होता है तब तो भगवान का स्वरूप है, उसको लेई बापड़े को कुछ पता ही नहीं होता है, वक्त के साथ धीरे धीरे सब सीख रहा होता है। तो एक्वायर्ड नॉलेज होती है, तो हमारा ब्रेन उस समय एक्सपेंड करता है, ग्रो करता है, और उसके सारे कनेक्शंस बनते हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऊपर वाले ने हमारे को जितना ब्रेन दिया है, हम लोग उसका 10% भी यूज नहीं करते। ये जो कनेक्शंस है हमारे ब्रेन के, इस कनेक्शंस का अगर हम लोग 30% यूज कर ले, तो हम एक्सट्रीमली सुपर इंटेलिजेंट हो जाए। और गलती से 50 से 60% यूज कर ले, तो हम पूरे विश्व के अंदर सबसे इंटेलिजेंट एंड सबसे डिवाइन और भगवान तक पहुंच जाएंगे 60-70% के ऊपर। 100% तो हमारा ब्रेन यूज ही नहीं किया जा सकता। अगर यूज कर लोगे तो आप पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हो जाओगे। ये हमारी पावर है ब्रेन की। इसके ऊपर किसी दिन और पूरा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि ब्रेन की पावर कैसे है। क्या अमृतत्व हमारे ब्रेन में है, जिस जिस अमृत को हम सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। मैं भी गया था प्रयागराज के अंदर, महाकुंभ के अंदर डुबकी लगा के उस अमृत की बूंद को ढूंढने। और क्या ज्ञान प्राप्त करके आया कि मूर्ख तू कहाँ अमृत को ढूंढ रहा है, अमृत तो तेरे मस्तिष्क में है। जो ब्रेन के अंदर जो अमृत है, वो अमृत की बूंद ऊपर से टपकेगी तो उसके तेरी अमृतता बढ़ेगी। तो हमारी शरीर में लॉन्जिटिविटी का सीक्रेट छुपा हुआ है। एंटी एजिंग की स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है दोस्तों? हम मॉडर्न साइंस के ऊपर आ गए अपन, और मॉडर्न साइंस ने कह दिया है कि तुम्हें बूढ़ा होने से हम बचाएंगे। और बूढ़ा होने से बचाने के लिए अब सबसे पहले स्ट्रेटजीज पे आ जाते हैं। नंबर 1 साइंटिफिक स्ट्रेटजी है कि सिनोलाइटिक्स का यूज करेंगे। सिनोलाइटिक्स क्या भला होती है? ये सिनोलाइटिक्स क्या करते हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, सेनिसेंट सेल्स, जो सेनिसेंट सेल्स है, जॉम्बी सेल, उसको बॉडी में से ये हटा देती है। भाई हमारी बॉडी के अंदर जब फास्टिंग करोगे तो एपोप्टोसिस के थ्रू ये जॉम्बी सेल हटाई जाएंगी। अब हमने कहा नहीं नहीं भाई, दवाई कंपनियों का भी तो धंधा चलना चाहिए, उनकी रोजी रोटी भी तो आगे चलते रहने चाहिए। तो हमने क्या किया, कुछ दवाइयां बना दी जो कहती है, जिनका नाम है सिनोलाइटिक्स। सिनोलाइटिक में क्या है, डेसिटिनियब है या क्वेरसिटीन है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। और नोविटॉ क्लेक्स करके एक दवाई है। और सबसे इंटरेस्टिंग है फेसिटिन। फेसिटिन करके हमने एक दवाई बनाई। आपको पता है फेसिटिन किस में होती है? जो आप स्ट्रॉबेरी खाते हो ना, लाल लाल रंग की, उसके अंदर फेसिटिन होती है। तो पता पड़ा स्ट्रॉबेरी क्या है, एंटी एजिंग है। और इसके इसी के साथ आपको बताता हूं मैं दोस्तों, हमारे जितने भी ऋषि महात्मा या जो साइंटिफिक एविडेंस वाले जो लोग थे, उन्होंने पहले ही कहा कि बेरी फ्रूट को खाना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि वो एंटी एजिंग के अंदर यही
जो फेसिटिन की हम अभी थोड़े दिन में क्या है, इसका कैप्सूल बना देंगे या गोली बना देंगे और आपको बेचेंगे, आप आराम से खाओगे। क्योंकि हर आदमी एंटी एजिंग चाहता है। एंटी एजिंग के लिए काम कोई नहीं करना चाहता है। वो कहता है कि बोले भाई मेरे तू कैप्सूल बना दे और हम उस कैप्सूल को खा के अपना बुढ़ापा कंट्रोल कर लें। ब्रायन जॉनसन $multi-billion अपने ऊपर खर्च कर रहा है। तो आप क्या सोच रहे हो कि वो अपने आप को ऊपर क्यों खर्च कर रहा है? वो अपनी अपनी एंटी एजिंग करना चाहता है? नहीं, वो इस एंटी एजिंग का फार्मूला निकाल के इसको बेचेगा। वो एंटी एजिंग प्रूव कर रहा है और वो अपना जो स्कीम है एंटी एजिंग की, उसको वो बेचना चाहता है। तो सिनोलेटिक्स के बाद में हम आ गए हैं कि सिनोलेटिक ने क्या किया, हमारी बॉडी से जॉम्बी सेल्स को रिमूव किया। जॉम्बी सेल्स के रिमूव करने से क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन कम हो गया पूरी बॉडी। हमारी बॉडी है ना पूरी तरह से इन्फ्लेम्ड है। हम मन मस्तिष्क में शांति नहीं है कहीं, गुस्से में भरे पड़े हैं। पूरा बॉडी, हार्ट, डायबिटीज, मसल्स, न्यूरो न्यूरोलॉजिकल डिजीज, सबका रूट कॉज इन्फ्लेमेशन है। और ये इन्फ्लेमेशन रोकने के लिए हमने एक सिनोलाइटिक करके एक नई दवाई भी बना दी है। और ये जो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी के फंक्शंस इंप्रूव हो जाएंगे, ऑर्गन्स इंप्रूव हो जाएंगे, और हमारा लाइफ स्पैन एज वेल एज हेल्थ स्पैन दोनों बढ़ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, खूब सारी ड्रग्स है जो अंडर क्लिनिकल ट्रायल है, और एंटी एजिंग नेक्स्ट जनरेशन बिग फार्मा थिंग है, और थोड़े दिन में इसमें आगे होगा। दूसरी एंटी एजिंग स्ट्रेटजी क्या है, एनएडी। एनएडी प्लस बूस्टर्स। व्हाट इज एनएडी? एनएडी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी को बढ़ाता है। इसके कैप्सूल आने लग गए बाजार में। आप गूगल करोगे तो 100 कंपनियां मिल जाएंगी जो एनएडी के कैप्सूल बना बना के बेच रही है। अब उसमें से सच में कितनों से फायदा हो रहा है या कितनों से नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं पता अभी। लेकिन मेरा मानना यह है कि एनएडी जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी को रिस्टोर करती है, डीएनए को रिपेयर करती है, और सेलुलर सिग्नलिंग को बढ़ावा देती है। तो मेरी जवानी लौटाने के अंदर ये काफी हद तक मदद कर सकती है। थ्योरेटिकली तो ये बात सच है। एनएडी के प्रिकर्सर्स क्या है? ये एक सप्लीमेंट है। ये सप्लीमेंट कहां से आता है? ये क्या है, निकोटिनामाइड, निकोटानामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, एनएमएन, ये इसका प्रिकर्सर है। दूसरा प्रिकर्सर इसका निकोटिनामाइड राइबोसाइड्स। और तीसरा जो अपना विटामिन बी 3 है, नाइसिन। ये नाइसिन ही निकोटिनामाइड में कन्वर्ट होता है और वही अल्टीमेटली एनएडी में जाता है। तो मोर और लेस आपको क्या, नाइसिन जिन जगह पे होता है, या नाइसिन विटामिन का जो आप अगर सेवन करोगे और उसका मेटाबॉलिज्म सही होगा तो वो देर सबेर पूरी बॉडी में जाके एनएडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा यार। इस तरह से एनएडी आपकी बॉडी को जवान बनाए रखने के अंदर मदद करेगी। पोटेंशियल बेनिफिट क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा, सेलुलर फंक्शन हो जाएगा, और मेटाबॉलिक हेल्थ को इंप्रूव करेगा। अगर मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव हो गई तो आपकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी तो सब कुछ है। बिना मेटाबॉलिज्म के तो आपकी कार के अंदर अगर कंबस्टन नहीं होगा तो कार ही नहीं चलती है, तो शरीर कहाँ से चलेगा? तो इसलिए हर शरीर को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं आजकल बिना खाना खाए जीवन चलाने के जीवन कर रहे हैं ना, उनको वो अपनी एजिंग को और डिटोरिएट कर रहे हैं, उनकी एजिंग फास्ट हो रही है। प्रॉपर फास्टिंग करने से आपके अंदर सिनिसेंट सेल्स तो खत्म होती है, लेकिन आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना चाहिए। एनर्जी, प्रोटीन और सेलुलर लेवल, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस है दोस्तों, और इसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। तो हमारी हर सेल को इम्प्रूव करने के लिए एनएडी बूस्टर्स चाहिए हमें। एनएडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो हमारी सेलुलर लेवल पे हेल्थ को इम्प्रूव करता है। एंटी एजिंग स्ट्रेटजी थर्ड क्या है? हमने देखो, एलोपैथी का डॉक्टर हूं मैं, तो एलोपैथी वालों को बहुत ज्यादा बुरा तो नहीं कहूंगा मैं। वो बेचारे आप लोगों के लिए दवाइयां बना रहे हैं, तुम दवाइयां खाओ ताकि तुम्हारा बुढ़ापा रुक जाए। तो उन्होंने एक तीसरी दवाई बनाई, एमटोर इनिबिटर। एमटोर इनिबिटर क्या होता है? एमटोर इज द मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ
रापामाइसिन करके एक दवाई है। रापामाइसिन क्या होती है? रापामाइसिन जो दवाई थी ना, ये बेसिकली इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग थी और रीनल ट्रांसप्लांट वगैरह में यूज होती थी पहले। अब वो रीनल ट्रांसप्लांट में यूज होनी बंद हो गई क्योंकि उसके बाद की मोर सेफर अल्टरनेट्स हमारे को अवेलेबल हो गए। तो जब रापामाइसिन यूज होनी बंद हो गई तो इन्होंने कहा यार इस रापामाइसिन का क्या करें। तो उन्होंने कहा इसके कुछ और यूज ढूंढते हैं। तो पता पड़ा कि ये रापामाइसिन कोई बंदा लेगा तो ये सेल ग्रोथ के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस और सेल साइज को अफेक्ट करता है और एनर्जी यूज और स्टोरेज को इम्प्रूव करता है और जो हमारी सीनिसेंट सेल थी ना ऑटोफेगी, उसको इम्प्रूव कर देता है। तो बहुत सारे लोग, बहुत ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, जो एंटी एजिंग में काम कर रहे हैं, वो लोग रापामाइसिन को रेगुलरली यूज करते हैं लाइफ स्पेन एक्सटेंशन करने के लिए। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो अपना ब्रायन जॉनसन है ना, एंटी एजिंग का विजार्ड, अरबपति आदमी, उसने क्या किया, रापामाइसिन बहुत लंबे अरसे तक खाई और उसने अभी रिसेंटली, उसका एक मैं न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था, उसने कहा कि यार मेरे से गलती हो गई रापामाइसिन खाने से, और मेरे को रापामाइसिन खाने से उतना फायदा नहीं हुआ जितना मैं इसको नहीं खाता तो फायदा होगा। मैं उसको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे, तू सारी दुनिया छोड़ छाड़ के बनारस के घाट पे आ जा और गंगा जी में रोज डुबकी लगा और हमारे आध्यात्मिक शहर के अंदर रहेगा, भोलेनाथ के दर्शन करेगा, तो तेरी एंटी एजिंग साइंटिफिकली और ज्यादा प्रूव हो जाएगी। लेकिन वो क्या करता है कि वो जब इंडिया आता है ना, तो वो आके हमारे को कहता है कि यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन है, हमारे यहाँ पे एयर में पॉल्यूशन है। बनारस पहुंच जाएगा तो कहेगा गंगा जी के पानी में पॉल्यूशन है। तो वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्लीन एयर, क्लीन वाटर और ओवर हेल्दी होने के चक्कर में जितना स्ट्रेस ले रहा है। मैं उसका एक टॉक शो देख रहा था, उस भाई ने उस टॉक शो को बीच में छोड़ दिया आने के बाद। क्यों छोड़ दिया? ये उस कमरे में उसने आते ऑक्सीजन अपना एक मीटर निकाला, उसने रूम एयर कैलकुलेट करी, तो उसने कहा नहीं नहीं, ये तो दिल्ली की रूम एयर इतनी हार्मफुल है, मैं तो इस कमरे में बैठ ही नहीं सकता। तो भाई मेरे, जब तू बैठ ही सकता है, ये बात तो तेरे को तेरे एजेंटों ने पहले ही बता दी होगी, दिल्ली की एयर इतनी है, तो तू यहाँ आके खाली एयर पॉल्यूशन को प्रमोट क्यों कर रहा है? क्यों क्यों प्रमोट कर रहा है? क्योंकि एयर फिल्टर की जो इंडस्ट्री है, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है दोस्तों। कि आप दुनिया का कितना ही बढ़िया एयर फिल्टर खरीद लो, लेकिन उसका जो फिल्टर है, हमारे यहाँ क्या होता है, जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं ना दोस्तों, उसमें क्या होता है, हेपा फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। हेपा फिल्टर्स के भी चार चार सेट लगे हुए होते हैं और वो एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद में उन फिल्टर्स को चेंज करना पड़ता है। तो आप सोचो कि लाखों रुपए की फिल्ट्रेशन मशीन ओटी में लगा के रखते हैं हम लोग, तब जाके ओटी की एयर क्लीन होती है। और आप सोच रहे हो कि एक 10,000 15,000 रुपए का एक एयर प्यूरिफायर खरीद लोगे, वो आपके घर का पूरी एयर को जिंदगी भर तक क्लीन करता रहेगा बिना फिल्टर चेंज किए? क्या मजाक है। और बहुत सारे लोग बाग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं नहीं, हमने हमारे घर में एयर प्यूरिफायर लगा रखा है। तो एयर प्यूरिफायर का भी किसी और दिन इसको और डिटेल में एनालाइज करेंगे। एयर प्यूरिफायर और एल्कलाइन वाटर और आरओ वाटर, ये सारे फ्रॉड है। ये बेनिफिट और लॉस के बीच की मैकेनिक्स को, आपकी हेल्दी होने की जो इच्छा है ना, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये आपको वो माल बेच रहे हैं जो ये कह रहे हैं इससे आप हेल्दी रहोगे। वो आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहे कि यार आप आपके हेल्दी कैसे रहोगे। हेल्दी रहने के लिए आपका तन मन और आत्मा तीनों को कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो किसी और दिन इसको फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज हम हमारी एंटी एजिंग स्ट्रेटजी के एमटोर इनिबिटर्स के बाद, रापामाइसिन तो मैंने रिजेक्ट कर दी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको पढ़ा बता दिया कि एमटोर इनिबिटर्स क्या होते हैं और ये न्यूट्रिशन सेंसिंग क्या बला होती है। एमटोर जो होता है ये सेलुलर पाथवे को रेगुलेट करता है और ग्रोथ एंड एजिंग को कोऑर्डिनेट करता है। रापामाइसिन इज ए ड्रग ओरिजिनली डिस्कवर हुई थी ईस्टर आइलैंड के अंदर। इट इनिबिट द एमटोर एंजाइम्स और इट एक्सटेंड द
लाइफ स्पैन ऑफ द मल्टीपल स्पीसीज, बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, बहुत साइंटिफिकली प्रूवन मेडिसिन है, लेकिन स्टिल इसके ऊपर खाली इस ड्रग से आपकी इसके जो हाँ, अपन कोई भी दवाई खाते हैं तो अपने को क्या देखना होता है, रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना होता है। तो रिस्क बेनिफिट रेशियो इसके फेवर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इम्यूनो सप्रेसेंट है। आप इसको लॉन्ग टर्म तक लोगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो इम्यूनिटी कम करके ये आपकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी सेल की जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं उनको काम नहीं करने देगी। बैलेंसिंग एक्ट क्या है? द गोल इज नॉट टू द कंप्लीटली ब्लॉक द एमटॉर विच वी नीडेड फॉर हेल्थ, बट टू पीरियडिकली इनिबिट इट टू स्लो द एजिंग प्रोसेस। वो अब कह रहे हैं कि इसको हमेशा मत खाओ, थोड़े दिन खाओ, थोड़े दिन बंद करो, थोड़े दिन खाओ। हम लोग ऐसे ही साइंटिफिक रिसर्च करते रहते हैं, कभी इस तरीके से करते हैं, कभी दूसरे करते हैं। एंटी एजिंग स्ट्रेटजी नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फास्टिंग एंड कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। फास्टिंग का बेनिफिट क्या होता है? ऑटोफेजी को ये बढ़ावा देता है, इससे सेलुलर सिनेसेंट जो जॉम्बी सेल्स है उसको क्लीन कर देता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है फास्टिंग। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल के लेवल को कम करता है। और बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स का रीजनरेशन को प्रमोट करता है। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। एक फास्ट और इतने सारे फायदे। दोस्तों मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, सप्ताह में एक दिन फास्ट जरूर करना चाहिए। आप जो चाहो जैसे चाहो वैसे फास्ट करो, और रेगुलर फास्टिंग इज ए मस्ट थिंग। कुछ लोग कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैं कोई बहुत बड़ा दीवाना नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो सनातन साइंस में था ना हमारे पहले के जमाने में, हो सकता है कि ये केवल इसलिए होता हो कि वो सर्केडियन रिदम, सूरज के उगने और सूरज के ढलने के बीच में अपनी सारा मील लेते थे। तो वो सूरज के ढलने और से पहले अगर खाना खा लेते थे, तो हो सकता है उस जमाने में शायद लाइट्स नहीं हो इसके कारण, या खाना बनाने में अंधेरे में दिक्कत हो इसलिए खाते हो। लेकिन अगर आप इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग से कोरिलेट करो तो वो शायद सारी जिंदगी इंटरमिटेंट फास्टिंग ही तो करते थे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर मेजोरिटी ऑफ लोग वाग आज भी सुबह एक बार खाना खाते हैं और शाम को एक बार खाना खाते हैं। जो ये मल्टीपल, जो हर 3 घंटे 4 घंटे बाद खाना खाने की जो मल्टीपल स्मॉल मील वाली जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वो हमारे हिंदू सनातन सिस्टम में नहीं थी। तो आपको 2 मेजर मील लेने, उसके बीच का टाइम इस तरह से कोऑर्डिनेट कर लो कि आपके जो एक एक हिस्सा 24 घंटे में से छोटा हो जाए और दूसरा बड़ा हो जाए, तो आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी। इसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। अदर पॉपुलर अप्रोच क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि 16-8 की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, 16 घंटे कुछ मत खाओ, 8 घंटे में सब कुछ खाओ। कुछ लोग कहते हैं कि 5-2 के हिसाब से कर लो, 5 घंटे के अंदर आप सब कुछ खा लो और बाकी टाइम आप कुछ मत खाओ। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग और फास्टिंग मिमिकिंग डाइट, मतलब आप खा तो रहे हो और खाने के साथ में वो बॉडी को बेवकूफ बना दो कि उसके अंदर कुछ कैलोरी है ही, 0 कैलोरी। आपको पता है ना कि 0 कैलोरी के खूब सारे ड्रिंक्स आते हैं। कोको कोला ले लो, पेप्सी ले लो, और भी बहुत सारे ड्रिंक्स ऐसे हैं जिसके अंदर लोग कहते हैं अरे भाई इसमें तो कैलोरी है ही नहीं। अरे भाई बिना कैलोरी का लेना है तो पानी पी लेना, कि ड्रिंक लेने की जरूरत ही क्या है? पानी दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ बेनिफिट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। जल में जीवन है। किसी को प्यार से पानी पिलाओगे, किसी को आप उसके अंदर एक अच्छी सोच के साथ पानी पिलाओगे, तो वो पानी उस व्यक्ति के लिए शुभ फल देगा। और आप किसी को गाली दे के, किसी के साथ में बहुत बुरा बर्ताव करके पानी पिलाओगे, तो वो पानी उसको नुकसान पहुंचाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे लोग करके देख चुके हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने से फायदा क्या हुआ? इस एक्सपेरिमेंट को करने से ये फायदा हुआ कि हमारे यहाँ पे एक पुरानी कहावत है कि जैसा मन वैसा भोजन। जो व्यक्ति किसी को जो भोजन करा रहा है या पानी पिला रहा है, उसके प्रति उसकी जैसी इच्छाएं हैं, जैसे विचार है, वो विचार उसके जीवन पे फर्क डालते हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो एनर्जी है वो भोजन के थ्रू सामने वाले व्यक्ति तक जा सकती है। ये सुप्रीम साइंस है दोस्त।
और मेडिकल साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है। तो एंटी एजिंग के लिए आपको फास्टिंग और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है। मैं बहुत ज्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के फेवर में नहीं हूँ, क्यों, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए ना। भाई बिना गाड़ी की टंकी फुल किए आप हाईवे पे निकल जाओ तो थोड़ी देर बाद जाके गाड़ी रुक जाएगी। तो उसी तरह कैलोरी तो आपको लेनी पड़ेगी। बिना खाना खाए दुनिया में आज तक किसी भी सेना ने लड़ाई नहीं जीती है, तो आप भी कैसे जीतोगे। तो फास्टिंग एंड कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इज एंशियंट प्रैक्टिस है, इसको मॉडर्न साइंस ने अडॉप्ट कर लिया है और इसके बड़े बड़े फेंसिंग नाम आ रहे हैं। और उस फैंसी नामों की सहायता से हमारे बहुत सारे हेल्थ एजुकेटर्स का बिजनेस और धंधा चल रहा है। एंटी एजिंग स्ट्रेटजी नंबर 5, स्टेम सेल थेरेपी। व्हाट इज स्टेम सेल फ्रेंड्स? जो हमारी बॉडी की जो सबसे पुरानी जो सेल होती है, जब भाई हमारा शरीर की रचना कैसे हुई, हमारी शरीर की रचना हुई, इधर से पुरुष से एक शुक्राणु आया और स्त्री से एक अंडा आया। ये शुक्राणु और अंडा अंडा आपस में जब मिले तो उससे हमारे शरीर के अंदर पूरी पूरी बॉडी उसी से बनी है, एक सेल से दूसरी। तो इस स्टेज के बीच में एक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से मोनोपोटेंट स्टेम सेल बनती है, और जो उससे अलग अलग के अंदर जाके एक एक चीजें बनाती है। जो प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल है, वो स्टेम सेल हमारी बॉडी के हर सेल को बना सकती है। ये प्रिमिटिव स्टेम सेल है। प्रिमिटिव स्टेम सेल किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, दे कैन डेवलप इनटू मेनी डिफरेंशियल टाइप ऑफ सेल्स। और जो डैमेज हो गई है सेल, उनको रिप्लेनिश कर देती है। बड़ी बड़ी प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच है ये। आफ्टर ऑल हमारी बॉडी के, जैसे मेरा लिवर है, मेरे लिवर के अंदर जो हिपेटोसाइट है, अगर मान लो मेरे को हिपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस A B C D कुछ भी हुआ, उसने हमारी लिवर को डैमेज किया, तो वो लिवर जब रीजनरेट करता है तो लिवर के अंदर वो लिवर सेल कहाँ से आती है, हिपेटिक सेल कहाँ से आती है? यही स्टेम सेल तो होती है जो उसके अंदर कन्वर्ट कर देती है उसको। तो अगर हमारी बॉडी की हर सेल को स्टेम सेल अगर मान लो लाइफ लॉन्ग रिप्लेनिश करती रहे, तो आप तो कभी मरोगे ही नहीं, आप नहीं मरोगे ना। तो ये जो स्टेम सेल की ओवर एक्टिविटी कर दे तो मेरी स्किन पे लगा कट अपने आप हील हो जाएगा। और एक अभी बहुत एक अच्छी सी पिक्चर आई थी जिसके अंदर क्या था कि कुछ लोगों के अंदर सुपर पावर्स थी, और उस सुपर पावर एक्समैन, उस सुपर पावर में जो एक्समैन जो था जिसको म्यूटेंट कहा उस पूरी पिक्चर में, उसकी सुपर पावर क्या थी एक्समैन की? एक्समैन की सुपर पावर थी कि उसकी बॉडी में जो भी कट लगता था वो अपने आप हील हो जाता था। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। हमारे जो पुराना सनातन विज्ञान था, उसने बहुत सारी ऐसी औषधियां ढूंढ के रखी थी। आप महाभारत में चले जाओ। महाभारत में क्या था? महाभारत के अंदर ये लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक लड़ते थे, और सूर्यास्त के बाद वैद्य जाके उन सैनिकों की मलहम पट्टी करते थे शाम को। और वो मरहम पट्टी इस तरीके से करते थे कि वो बंदा अगले दिन सुबह लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। अब अगर अपन साइंटिफिक तरीके, आज के करंट मॉडर्न साइंस में अगर आप इस तरीके का सिस्टम सोचोगे तो ये हाउ इट पॉसिबल कि आपकी स्किन पे जो कट लगा है वो स्किन का कट हील होने के अंदर जो हम टाके लगाते हैं, तो कहते हैं भाई 7 दिन बाद आना टाके काटने के लिए, तब जाके हील होगा। तो वो क्या करते थे कि ऐसी दवाइयां उस समय लगाते थे कि वो जो हीलिंग है, जो 7 डेज का प्रोसेस है, वो 7 घंटे में हो जाए, ताकि बंदा जब सुबह उठे तब वो हील हो जाए। तो ये साइंस है, लेकिन अब ये लुप्त हो गई है। हम इस सीक्रेट को खो बैठे हैं। और ये साइंस जो थी ना, वो केवल इसी स्टेम सेल का एक्टिवेशन था। तो रीजनरेटिव जो पोटेंशियल था पूरी बॉडी का, तो हमारी बॉडी अपने आप, भाई भगवान की दी हुई बॉडी है, किसी इंसान ने नहीं बनाई है, जो कि इसके अंदर रिपेयर का मैकेनिज्म हो। भाई मैंने एक गाड़ी खरीदी, मुझे हर थोड़े दिन बाद उसको गैरेज पे ले जानी पड़ती है रिपेयर कराने के लिए। रिपेयर नहीं तो मेंटेनेंस के लिए, कि ऑयल चेंज कर दे, एयर फिल्टर चेंज कर दे। तो इस सब के लिए ले जानी पड़ती है। आपकी बॉडी को कहीं ले जाना पड़ता है क्या? भगवान ने आपको बना के दिया है और इसने पूरा रिपेयर मैकेनिज्म पूरी बॉडी में इनबिल्ट है।
हमें तो केवल उस इनबिल्ट रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना है और उसको मेंटेन करना है। करंट एप्लीकेशन क्या है स्टेम सेल की? स्टेम सेल की करंट एप्लीकेशन बहुत सुंदर सुंदर है। वो कह रहे हैं कि हम स्टेम सेल आपके चेहरे पे लगा देंगे तो आप जवान हो जाओगे, हम आपके घुटनों में लगा देंगे तो आपके घुटने जो घिस गए हैं वो वापस चालू हो जाएंगे। इसी तरीके से आप गंजे हो गए हो तो आपके सर पे लगा देते हैं, बाल उग जाएंगे। तो इस तरीके से रिवाइव और रीजनरेट की दुनिया बिना स्टेम सेल के नहीं है। स्टेम सेल एक बहुत ही प्रॉमिसिंग थेरेपी है, और मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल के अंदर इसका इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि ये एंटी एजिंग की दुनिया का सबसे बड़ा शाहकार बनने वाला है। स्टेम सेल थेरेपीज को अभी तो करंटली इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, और ऑल अक्रॉस वर्ल्ड बहुत सारे स्टेम सेल सेंटर्स हैं जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और उसका डेवलपमेंट हो रहा है। रीजनरेटिव पोटेंशियल होता है, और ये जो स्टेम सेल की जो पावर है रीजनरेशन की, ये एज के साथ कम होती है। तो हमें क्या करना है, हमारी बॉडी की जो स्टेम सेल्स है उसी को एक्टिवेट करना है। तो स्टेम सेल एक्टिवेशन का दोस्तों मैं आपको एक आज बहुत सुंदर तरीका बताता हूँ। अगर ये जो माँ मृत्युंजय मंत्र अपने पिछली बार डिस्कस किया था ना, माँ मृत्युंजय मंत्र ले लो या सप्त चिरंजीवी मंत्र ले लो, इन मंत्रों से क्या होता है? ये मंत्र कुछ नहीं करता है, हमारी बॉडी की इन्हीं स्टेम सेल को एक्टिवेट करते हैं। तो आप अगर ऐसे मंत्र को प्रॉपर तरीके से करोगे तो वो जो साउंड के साथ फ्रीक्वेंसी आएगी वो इन स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करेगी और आपकी जवानी को रिस्टोर करेगी। है ना अच्छी चीज? तो स्टेम सेल की पावर को धीरे धीरे करके बढ़ाना है हमें, ताकि हमारी बॉडी को मेंटेन कर सके। एंटी एजिंग स्ट्रेटजी नंबर 6 क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एपिजेनेटिक रिप्रोग्रामिंग। यार ये भारी भारी वर्ड यूज करते हैं अपन। ये भारी भरकम वर्ड क्या है? एपिजेनेटिक रिप्रोग्रामिंग का मतलब है कि आपका जो डीएनए है ना, उसमें जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर कर रहे हैं। तो ये रीसेट कर देता है सेलुलर एज को, और मॉडिफाइंग जीन एक्सप्रेशन पैटर्न को चेंज कर देता है डीएनए सीक्वेंस के अंदर। और एपिजेनेटिक रिप्रोग्रामिंग का सबसे क्लास एग्जांपल है, जो भगवान कृष्ण अपनी बंसुरी बजाते थे ना, तो सारी गैया भाग के आ जाती थी, गोपियां भाग के आ जाती थी। तो आप क्या सोचते हो कि उस बंसुरी में ऐसा क्या था? भाई वो एपिजेनेटिक रिप्रोग्रामिंग करते थे। वो उनके डीएनए को रिपेयर करते थे, तो इसलिए उनको अच्छा लगता था, इसलिए वो आती थी। तो इसको रिप्रोग्रामिंग के लिए क्या कर सकते हो? यूज यामानाका फैक्टर। यामानाका ने ये फैक्टर्स ढूंढ के बनाए हैं। ऑक्ट 4 है, सॉक्स 2 है, कैल्प 4 है, सी माइक है। ये सारे सेल को रीजनरेट कर देते हैं। और प्रॉमिस इन्होंने किया है कि एज रिलेटेड विजन लॉस जो होता है उसको ये रिवर्स कर देंगे। माइस एक्सपेरिमेंट, एनिमल एक्सपेरिमेंट में ये सक्सेसफुल हो गए हैं। कंपनीज है कुछ, जैसे एल्टॉज लैब है, ये बिलियन ऑफ डॉलर इसके ऊपर रिसर्च के ऊपर एपिजेनेटिक प्रोग्रामिंग पे स्पेंड कर रही है। और ये जो एपिजेनेटिक रिप्रोग्रामिंग है, ये ट्रू सेंस में दोस्तों सेलुलर एजिंग का रिवर्सल है। और ये रिवर्स कर देंगे इसको, स्लो नहीं कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। और इसी एपिजेनेटिक प्रोग्रामिंग को हमारे जो मंत्र, मंदिरों की घंटियां, और आप टेम्पल्स में जाओ, टेम्पल्स क्या होते हैं? टेम्पल्स को आप ऐसे टॉप से देखोगे तो ऐसे दिखेंगे आपको। तो ये जो माउंट है, ये पिरामिड्स है, इस पिरामिड्स के अंदर आपको भेजा ही से ले जा रहा है। आपने किसी भी एक अच्छे पुराने एंशियंट टेम्पल को अगर टॉप देखोगे, और उस टॉप को अगर ऊपर से आप उसका चित्रण देखोगे, तो आपको ये पता पड़ेगा कि यार ये श्रीयंत्र है। श्रीयंत्र की 3D इमेज है। और श्रीयंत्र के नीचे आप जाके भगवान से पूजा कर रहे हो तो आप उसके नीचे पहुंच गए। तो उसकी जो एनर्जी है वो आपकी एपिजेनेटिक्स ही तो चेंज करेगी। इसलिए लोग कहते हैं कि मंदिर विजिट करना जरूरी है। अगर आप वहां पहुंचोगे, आपको, मैंने देखा आजकल जो मॉडर्न, जो अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न विद्वान मानते हैं, वो कहते हैं कि भाई कण कण में भगवान है, आप जहाँ बैठे हो वही भगवान की आराधना कर लो।
जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूं तो मैं भगवान की आराधना कर लूं, मंदिर जाने से क्या होगा? दोस्तों ये मंदिर नहीं है, ये साइंटिफिकली डिजाइन्ड सेंटर्स हैं जहां पे आपके सेलुलर लेवल के ऊपर हीलिंग हो रही है। आपका मन, तन और आत्मा तीनों की शुद्धि होती है वहां पे। तो इस तरीके से बिना स्पिरिचुअल हेल्थ के आपको आपकी हेल्थ कभी इंप्रूव नहीं हो सकती। फ्यूचर क्या है? जीन्स और एपिजेनेटिक रिप्रोग्रामिंग का, रिवर्सिंग एजिंग एट द डीएनए लेवल। एक क्रिस्पर है ना, क्रिस्पर जीन एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। वो क्या करते हैं, क्रिस्पर की सहायता से जीन को एडिट कर देते हैं, और उसके चलते वो कहते हैं क्रिस्पर की सहायता से जो जीन एडिट हो जाएगी तो आपकी जो जेनेटिक इलनेसेस है उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो आप सोचो कि कहाँ हो गया, तो इसको जीन एडिटिंग कहते हैं। क्रिस्पर्स की सहायता और इसके जैसी और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जो हमारी जीन एडिटिंग का काम कर रही है। एपिजेनेटिक रिप्रोग्रामिंग है, और यामाना का फैक्टर्स है, ये प्रोटीन है जो कि सेलुलर एज को रीसेट कर देगा। लाइफ स्टाइल फाउंडेशन फॉर लॉन्जिटिविटी क्या है? देखो ये तो बहुत हाईटेक बातें तो मैंने सारी कर ली, मॉडर्न साइंस क्या कह रही है वो मैंने आपको बता दिया एंटी एजिंग के लिए। लेकिन मेरा जो आपसे करबद्ध निवेदन है कि लॉन्जिटिविटी के लिए आपको इन्हीं चीजों पे फोकस करना है। उसमें सबसे पहला है न्यूट्रिशन, प्लांट बेस्ड डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट और लो इन प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड कम खाओ और एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लो। डाइट के ऊपर ध्यान रखो कि आपको जो भी आप खा रहे हो, तो आप ऑर्गेनिक ग्रीन्स लो, आप ऑर्गेनिक टमाटोज खाओ, ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाओ, और उसके चलते जो आपकी बॉडी का जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लेवल है वो बढ़ेगा। एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज का मतलब है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करो। आप कुछ मत करो, 4 किलोमीटर चल लो दोस्तों, बहुत है। अगर आप 4 किलोमीटर का पैदल वॉक कर लोगे तो आपको मोर देन सफिशिएंट है, इतना भी नहीं करते लोग रेगुलर। कार्डियो कर रहे हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो। उसके अलावा एक खूबसूरत अच्छी स्लीप, गहरी नींद, चैन की नींद आना, ये एक बहुत बड़ी सेलुलर रिपेयर है। भाई स्लीप क्या है? स्लीप 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 को अगर आप डिफाइन करो तो बेसिकली इट इज ए स्टेट ऑफ ए फिजिकल एज वेल एज मेंटल इनएक्टिविटी। यही तो डिफाइन करोगे कि आप बिस्तर में पड़े और सो गए तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, और मेंटल इनएक्टिविटी की स्टेज में चले गए। 100% मेंटल इनएक्टिविटी नहीं होगी और 100% फिजिकल इनएक्टिविटी भी नहीं होगी, क्योंकि आप सांस तो ले ही रहे हो चाहे सो रहे हो तो भी, या आपका दिल है वो तो धड़क ही रहा है, और जो दिमाग है उसके अंदर भी सपने आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है। अगर आप स्लीप में ईजी करते हो तो भी ब्रेन के अंदर एक्टिविटी दिखती है। तो आप 100% जीरो एक्टिविटी नहीं पे जाते हो, लेकिन हाइपो एक्टिविटी स्टेज है। इस हाइपो एक्टिविटी स्टेज की जरूरत ही हमारे को इसलिए है क्योंकि हमें अपने आप को रीसेट करना है, हमको अपने आप को रिस्टोर करना है। अगर हम अपने आप को रिस्टोर करेंगे और रीसेट करेंगे तो उसी के लिए हमारे को स्लीप की जरूरत है, और उसके बाद मेंटल स्टिमुलेशंस को बंद नहीं करना है। लाइफ लॉन्ग लर्नर बनो दोस्तों। हर चीज सीखने की कोशिश करो, कॉग्निटिव चैलेंज करो, सोशल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहो, और स्ट्रेस को मैनेज करो। स्ट्रेस कैसे मैनेज होगा आपका? मेडिटेशन कर सकते हो, माइंडफुलनेस कर सकते हो, सोशल कनेक्शन कर सकते हो, और इसके अलावा भगवान के अंदर विश्वास रखो, भगवान की शरण में जाओ, तो आपको स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये प्रूवन साइंस है दोस्तों। जो बिलीवर्स होते हैं वो जल्दी अपने आप को हील करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। क्यों करते हैं? कोई भगवान आके थोड़ा ना उनको रोज हेल्दी बना जाता है, लेकिन उनके अंदर डी स्ट्रेसिंग मैकेनिज्म होता है। सिकनेस क्या है? सिकनेस इज ए स्ट्रेस। आज मेरे को 102 बुखार आ जाएगा तो मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा ना, और मेरे को टेंशन हो जाएगी, यार मैं कल नौकरी पे कैसे जाऊंगा, कल काम कैसे करूंगा, मेरा इधर हाथ दुख रहा है, इधर पैर दुख रहा है। तो ये जो स्ट्रेस है, ये अगर मैं भगवान की शरण में चला जाऊंगा तो मैं कहूंगा नारायण अब तेरे हवाले, ये शरीर तू जो चाहे वैसे चला ले। तो ये जो भावना है ये आपको डी स्ट्रेस करती है, वो बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल इस ब्यूटीफुल टॉक के बाद में
आपको ये समझ में आ गया होगा कि एजिंग सेलुलर लेवल पे है और हमें इसका रिवर्सल भी सेलुलर लेवल से ही करना पड़ेगा। और इसके लिए पूरे ऑल अक्रॉस वर्ल्ड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इसके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं कि हम किसी तरह से एंटी एजिंग का सीक्रेट ढूंढ के निकालें। और उसी सीक्रेट ढूंढने की सीरीज में इस वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के इस एपिसोड के अंदर मैं आपको एजिंग के सीक्रेट बताऊंगा। और इसके बाद इस सीरीज के अंदर 10 वीडियो आएंगे और इस 10 वीडियो को अगर आप देखोगे रेगुलरली और उसको जीवन में, इसका जितना मैंने बताया उसका 10% भी अपने जीवन में उतार लोगे तो भी आपके लिए ये एक बहुत अच्छी एंटी एजिंग एंटी एजिंग रिचुअल हो सकती है। की टेकअवे, एजिंग इज चेंजिंग। एजिंग इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग ओल्डर। ये हमारे केवल बूढ़ा होने का की टाइम नहीं है, ये हमारी सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, टेलोमर्स एंड ब्रेन, उन सबको हैंडल, स्ट्रेस एंड डैमेज एंड रिपेयर कैसे करेगी उसको, वो ओल्ड होती जा रही है। विद साइंस, स्मार्ट लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड अपकमिंग थेरेपीज वी मे सून एबल टू स्लो एजिंग, stay youthful longer than our expectation, and our health span as well as life span both can be increased। तो इस लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन को इम्प्रूव करना है हमें, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना है, ऑक्सीजन का जो यूज है, जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसको कम करना है, सेलुलर डैमेज को प्रोटेक्ट करना है, और ये जो फैक्टर्स जो हमारी एजिंग को बढ़ा रहे हैं उसको एंटीऑक्सीडेंट के जुडिशियस यूज की सहायता से हमें कम करना है। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस है एजिंग का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एजिंग का पावर हाउस है। ये बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, डीएनए का जो डैमेज है उसको कम कर रहा है, एनर्जी जो डिक्लाइन हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के कम के कारण उससे हमारे बुढ़ापा आ रहा है। और आरओएस जनरेशन, डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस मोर हार्मफुल फ्री रेडिकल। तो जो फ्री रेडिकल जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको हमें हटाना है, फ्री रेडिकल डैमेज से अपने आप को बचाना है। अपनी ट्रू एज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एपिजेनेटिक क्लॉक्स को करते हैं। ये क्या करता है? डीएनए मेथिलेशन को पैटर्न से प्रिडिक्ट करता है बायोलॉजिकल एज विद द हाई प्रिसीजन। कौन कौन सी होती है ऐसी? हॉरवर्थ क्लॉक करके क्लॉक आती है जिसके अंदर आप ये एपिजेनेटिक एजिंग पता कर सकते हैं। ब्लड बायोमार्कर से कुछ प्रोटीन, सर्टेन प्रोटीन से उनको आप मेटाबोलाइट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनका लेवल्स आप बॉडी में चेक करते हो तो उसके आधार के ऊपर करते हैं। सीनेसेंस के भी मार्कर्स हैं, सीनेसेंस के मार्कर्स का लेवल अगर आप ये जो साइटोकाइंस है या P16 मॉलिक्यूल्स है, इन मॉलिक्यूल्स को आप लेवल को अगर मार्क करोगे तो आपको बॉडी के अंदर क्या ट्रू लेवल चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का एक्चुअल लेवल कितना आ रहा है, एफिशिएंसी कितनी, उसकी सहायता से आप सेलुलर एज डिफाइन कर सकते हैं। मेंटल एंड कॉग्निटिव एजिंग जो होती है वो न्यूरो डिजनरेशन के लिए टेस्ट अवेलेबल है ताकि आपका मेंटल मेकअप कितना है इसको आप डिफाइन कर सको। कॉग्निटिव रिजर्व्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग की सहायता से इंप्रूव हो सकता है। सोशल फैक्टर्स जो होते हैं ब्लू जोन्स में, क्या है जो हेल्थ का जो सबसे बड़ा राज है वो उनकी सोशल इंटरेक्शन के अंदर छुपा हुआ है। और स्ट्रेस सबसे ज्यादा हार्म अगर पूरी बॉडी में किसी चीज से होगा तो वो स्ट्रेस से होगा। दोस्तों डी स्ट्रेस रहो। डी स्ट्रेस आप कैसे रह सकते हो? अगर आप डी स्ट्रेस रहोगे तो आपका बॉडी इमोशनली और फिजिकली वेलबींग में रहेगी। लाइफस्टाइल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एजिंग इज फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, स्लीप एंड स्ट्रेस। दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर सक्सेस। फ्यूचर क्या है लॉन्जिटिविटी साइंस का? Aging is no longer viewed as an unmodifiable fate, but it is a biological process that can be measured, slowed and potentially reversed। और ये रिवर्स कब होगा? जब ट्रिनिटी ऑफ हेल्थ, बॉडी माइंड सोल इन डिवाइन सिंक्रोनाइजेशन होंगे। ये पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप लोग उसे देखें ताकि आपको ये अपडेटेड वैल्यू पता रहे। की टेकअवे, एजिंग इज मल्टीफेसेट। Biological age matter more than this calendar age. Mental aging is connected
विद फिजिकल एजिंग, इसलिए आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओगे तो मेंटली, सोशल एक्टिविटी बढ़ाओगे तो मेंटल एज आपकी कम होगी। मल्टीपल प्रोमिसिंग एंटी एजिंग स्ट्रेटजीज है, जो कि मैंने आपको 6 स्ट्रेटजीज इस वीडियो के अंदर बताई है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपका पर्सनल लॉन्जिटिविटी प्लान बनाना है आपको। असेस योर बायोलॉजिकल एज, ऑप्टिमाइज लाइफस्टाइल फैक्टर्स, और स्टे इन्फॉर्म्ड, और कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल। आप एक नॉलेजेबल डॉक्टर से आप अपने लॉन्जिटिविटी के बारे में डिस्कस कर सकते हो। आप उसके बाद वो आपको गाइड कर सकता है कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे कम किया जाए। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से किसी किस्म की मेंटरशिप या हेल्प लेनी है, तो हेल्प लेनी है इस मेडिकल कंसल्टेशन के बारे में, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और उस अपॉइंटमेंट की डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट एपिसोड हमारी लॉन्जिटिविटी साइंस के अंदर है लव, फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ, द अनटोल्ड साइंस ऑफ द लॉन्जिटिविटी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें हमारी लॉन्जिटिविटी के लिए बहुत मस्ट है। वैसे ये नेक्स्ट एपिसोड है। अगला एपिसोड जो है वो है हमारा मनी, वेल्थ एंड एंटी एजिंग, द हिडन रोल ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ इन लॉन्जिटिविटी एंड वेलनेस। आप इन दोनों एपिसोड्स को, मेरे अगले 2 एपिसोड इस चैनल के ऊपर आएंगे, इनको देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर एक बार फिर आपके लिए 9829050188, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे मेरे से अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट डाली जा सकती है। धन्यवाद। आपके आपकी हेल्थ इम्प्रूव रहे, इसी कामना के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।